सबसे पहले नीड टू डिफाइन व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप पेज 2 पे जाएं, उस पर टाइटल है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। उसमें इसने नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले डिफ़ाइन किया हुआ है। क्या कैसे डिफ़ाइन किया हुआ बता सकता है। और ये आप देखेंगे कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, 1950s का। 1950s में जो आर्थर सैमुअल था उसने डिफ़ाइन किया था द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम्ड। ये जो अगेन जो एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम्ड। मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम दिखा रहा हूँ, बल्कि यहाँ हम एक बना लेते हैं और उससे आपको समझ लगेगा वो जो आम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जो आम प्रोग्रामर्स होते हैं और वो लोग जो कि मशीन लर्निंग करते हैं उसमें फ़र्क क्या है, एक आम प्रोग्रामिंग में एक मशीन लर्निंग में फ़र्क क्या है। सो इन जनरल पहले ये होता था तो ओके जी, पहले फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये होता था कि आप क्या करते थे, सपोज करें आप क्या चीज़ जो प्रोग्रामर था क्या प्रोग्राम करता है। इन जनरल प्रोग्रामर दो चीज़ें प्रोग्राम करता है। प्रोग्रामर ये प्रोग्राम करता है कि उसको डेटा में इनपुट क्या जाननी है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ नंबर, इट कुड बी एनीथिंग, इवन एक वीडियो हो सकती है, एक इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट प्रोग्रामर्स इन जनरल क्या प्रोग्राम करते हैं कि डेटा जो है उस पूरे सिस्टम में कैसे जाएगा, इनपुट कैसे जाएगी, ऐसे ही हो गया। और प्रोग्रामर्स साथ में ये मैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामर साथ में डेटा के अलावा जिस चीज़ से डील करते हैं वो क्या करते हैं, मशीन को एक्सप्लिसिटली क्या बताते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी वो मशीन को एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि आपने ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं इन जनरल, जब हम कोई इफ एल्स का भी कोड लिखते हैं तो इफ एल्स क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि इफ़ ये होगा तो एल्स फिर ये करना है, नहीं होगा तो ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही होता है। तो इन जनरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऐसे होता है। तो इवेंचुअली हमें, और ये सारी जब प्रोसेसिंग होती है तो इवेंचुअली उससे हमें मिलता क्या है। अगर मैं यहाँ पे इसको आई डोंट नो ये मेरे पास डिफरेंट क्यों आ रहा है, सो लेकिन इवेंचुअली हमारे पास यहाँ पर व्हाट डू वी गेट, व्हाट वी एक्चुअली गेट इज वी गेट सम आउटपुट, ऐसे ही है। तो इन जनरल अगर जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है उसमें ये होता है, हम क्या देते हैं, प्रोग्रामर क्या करता है, एक्सप्लिसिटली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस वो जो लूप वगैरह लगाता है, ये होगा तो ये होगा। जिस तरह वेबसाइट कुछ भी आप डिज़ाइन करते हैं तो लेकिन प्रोग्रामर, मेरी मशीन को कुछ नहीं पता इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है, प्रोग्रामर दे रहा है, ऐसे ही है। और इनपुट डेटा उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रहा होता है और इवेंचुअली हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। ये मैंने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ये मैंने आपको जो हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है वो इस तरह से चलता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो है इस तरह से होती है। मशीन लर्निंग में क्या चीज़ डिफरेंट है। अगर मैं मशीन लर्निंग को यहाँ पे डिज़ाइन करूँ तो मशीन लर्निंग इस तरह से, अगर लेट मी जस्ट राइट, ओके, मशीन लर्निंग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग हम क्या देते हैं, और लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर अगेन, इंसर्ट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र यहाँ पे प्रोग्रामर बेसिकली क्या देता है, इनपुट देता है मशीन को और वो इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं देता। जो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, बल्कि वो क्या देता है, आउटपुट देता है। यानी यूज़र जो प्रोग्रामर है मशीन को क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है और आउटपुट दे रहा है, और वो मशीन को कह रहा है कि खुद से सीखे। खुद से मशीन ने क्या सीखना है कि वो जो रूल्स हैं जिनसे आप इनपुट पे आउटपुट या रूल्स कह लें, आप उसको इंस्ट्रक्शंस कह लें, वो रूल्स मशीन खुद से डेवलप करे। दिस इज़ द डिफरेंस। नहीं समझ लगी कि डिफरेंस क्या है। हम मशीन को हम जो मशीन है, जो एल्गोरिदम है, उसको हम इनपुट भी देंगे, उसको हम आउटपुट भी देंगे, लेकिन इनपुट से आउटपुट पे पहुंचना कैसे है वो मशीन ने खुद से डेवलप करना है। दिस इज़ द डिफरेंस। और ये जो खुद से मशीन रूल्स या इंस्ट्रक्शन सीखेगी इसको हम लर्निंग कहते हैं। नहीं समझ लगी इस बात की। मेरे पास एक और भी यहाँ पे डायग्राम है, दो डायग्राम्स हैं, अगर ये आपको विजिबल हो। सो बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो यानी जो कोडर होता है वो क्या करता है, ये नज़र आ रहा है, एंड पे पढ़ा जा रहा है आप लोगों से, ये डेटा है और प्रोग्राम है, ये दोनों चीज़ें इनपुट के तौर पर जाती हैं। यानी डेटा आता है हमारे पास और हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हम एक्सप्लिसिटली लिखते हैं और आउटपुट आती है। मशीन लर्निंग में जो डिफरेंस आया, क्या आया कि हम इनपुट में क्या देते हैं, डेटा भी और आउटपुट भी, यानी जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए ना वो भी हम पहले से देते हैं, और मशीन खुद से प्रोग्राम बनाती है कि ये इनपुट से आउटपुट पे पहुंचना कैसे है। और वो जो ये प्रोसेस है जिससे मशीन सीखती है उसको फिर हम लर्निंग के। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ क्लियरली। अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सो होता क्या है कि अगर मुझे मेरी इनपुट है x = 5, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, और मुझे आउटपुट चाहिए 6 की,
तो मैं इंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, मैं जब इंस्ट्रक्शन या कोडिंग करूंगा तो मैं लिखूंगा जो इनपुट है उसमें +1 कर दे, ठीक हो गया। लेकिन मैं ये बात एक्सप्लिसिटली मशीन को बताऊंगा कि इनपुट 5 है और आपने क्या करना है, आपने उसमें +1 करना है तो आपको 6 मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगी। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 5 इनपुट है, 6 आउटपुट है और x+1 जो है ना खुद से सीखो। नहीं समझ लगी बात की, हम मशीन को बताएंगे कि ये x5 हमारी इनपुट है, 6 हम आउटपुट चाहते हैं, तो मशीन आफ्टर थ्रू सम क्रंचिंग, यू कैन से आप उसको इंटेलिजेंस कह लें, कुछ भी कह लें, वो सीखेगी कि 5 से अगर 6 तक जाना है ना तो मुझे +1 करना है। तो ये मशीन अगर खुद से सीख लेगी तो ये ऐसे ही है जिस तरह अगर आप लोगों को प्लस करना सिखा दिया जाए 2 + 2, तो आपको एक मेथड आ जाता है प्लस का। सो वंस यू लर्न हाउ टू डू 2 + 2 यू कैन इजीली डू 3 + 3, यू कैन इजीली डू 5 + 5, इवन 10 + 10। तो वंस मशीन इस रूल को सीख लेगी तो वो किसी अननोन डेटा पे भी उसको अप्लाई कर सकती है जो उसने नहीं भी देखा हुआ। तो ये एक फ़र्क है और आप इसको देखेंगे कि ये हम इसको कैसे करते हैं, बट ये एक जनरल एक मेन डिफरेंस है आम प्रोग्रामिंग में। इससे हुआ क्या है, इससे प्रोग्रामर्स को ये जो कोशिश है ना कि हम हर चीज़ को कोड करें, हर इंस्ट्रक्शन को कोड करें, बड़ा एक्सप्लिसिटली लिखें, वो हैसल ख़त्म हो गई है। अब हमारा क्या है, इसलिए कहते हैं डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। हमें क्या चाहिए, वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा रिगार्डिंग इनपुट्स, वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा रिगार्डिंग आउटपुट्स, और वी विल गिव बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट टू द मशीन। और हम उसको कहेंगे कि भाई खुद से सोचो कि हमने इनपुट से आउटपुट पे कैसे पहुंचेंगे, और वही उसकी लर्निंग होगी। मशीन लर्निंग समझ लगी है। तो ये एक डिफरेंस है और यही सारे इस कोर्स में हमने सीखना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट का डेटा भी होगा, आउटपुट का डेटा भी होगा, और मशीन खुद से डिसाइड करेगी कि ये लाजमी, ये तो यहाँ पे इस फॉर्म में है। ये जो जैसे बेसिकली जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शन जो सीखिए, मोस्टली ये पैटर्न्स की फॉर्म में होती हैं। मशीन लर्निंग में इवेंचुअली क्या होता है, हम डेटा में क्या ढूंढ रहे होते हैं, पैटर्न्स ढूंढ रहे होते हैं कि ये यू शेप पैटर्न है इसका, या इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इस तरह की चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? तो यही मेन डिफरेंस है। अब अगर आप इस पे वापस आएंगे, व्हाट इज मशीन लर्निंग, इस डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर 2 पे, तो इसमें लिखा हुआ है कैपेबिलिटी ऑफ मशीन टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर। और यहाँ पे एक वर्ड क्लियरली कहीं पे लिखा हुआ था कि विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, जो एआई में था, यानी कि हम इंस्ट्रक्शंस, थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो यही मशीन लर्निंग होती है कि हम इस इंस्ट्रक्शंस जो है ना, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हम उसको एक्सप्लिसिटली नहीं दे रहे, वो खुद से सीखती है। लेकिन हम देंगे क्या इसमें, हम इसमें 2 चीज़ें देंगे, इनपुट भी इसमें देंगे और आउटपुट भी इसमें देंगे। एम आई क्लियर अबाउट दैट? तो यही मशीन लर्निंग होती है और थ्रू आउट इस कोर्स में हमने यही सीखना है। दिस कोर्स इज़ बंडल्ड विद स्टैटिस्टिक्स अ लॉट। मैं अभी आपको अपनी कोर्स आउटलाइन भी दे दूंगा, लेकिन यही इसका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो थ्रू पेज 3, पेज 3 में सेकंड पैराग्राफ है, मशीन लर्निंग स्टार्ट्स विद डेटा, ऐसा ही है। सो डेटा इज़ द न्यू ऑयल। और इसीलिए आप देखें कि ये वो कंपनीज, इसमें वही ज़्यादा कंपनीज एक्सेल कर रही हैं जिनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा, अमेजोन वगैरह। तो उनके ये डीप लर्निंग, ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, ये भी बहुत यानी एक्यूरेट होते हैं। तो अगर आप डेटा में क्या क्या शामिल है, नंबर्स, फोटोज़, टेक्स्ट, ये सारा कुछ डेटा में शामिल होता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, पिक्चर्स, वीडियोस, इवन ये सारे का सारा आपके डेटा की कैटेगरी में आता है। तो जो 2 टर्म्स मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, एवरीवन गो पेज 4 पे आ जाएं। ये आपका मेन जो है, यहाँ पर हमारे पास चीज़ है, और ये मैंने यहाँ पे भी इसको लिखा है। जो एनालिसिस होता है ना किसी भी जगह पे, वो 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस 3 तरह का होता है, इस पेज 4 पे भी गिवन है। द फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सेकंड वन इज व्हाट वी कॉल प्रेडिक्टिव, एंड थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल प्रेस्क्रिप्टिव। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, बट इन जनरल जो लिटरेचर में है ये 3 टाइप्स हैं। वी हैव डिस्क्रिप्टिव, वी हैव प्रेडिक्टिव एंड वी हैव प्रेस्क्रिप्टिव। इसको पढ़े क्या समझ लगती है आपको, इनमें क्या फ़र्क है डिस्क्रिप्टिव में, प्रेडिक्टिव में और प्रेस्क्रिप्टिव में? एनीवन? ये अगर डॉक्यूमेंट का भी पढ़े हैं, यहाँ से अगर आपको पढ़ा जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव में बस वो डिफाइन कि क्या हो रहा है डेटा में। हाँ बिल्कुल सही है। और प्रेडिक्टिव फ्यूचर पे चला जाता है। और अच्छा, ये पता नहीं आप लोगों से पढ़ा जा रहा है, नहीं ये नहीं पढ़ा जा रहा, ऊपर वाला ज़्यादा पढ़ा जा रहा होगा। सो डिस्क्रिप्टिव मीन्स, अगर आप ये देखें व्हाट हैपेंड, डिस्क्रिप्टिव आंसर करता है पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। कि फॉर एग्जांपल यार, इस साल हमारी सेल्स जो है ना पिछले साल से बड़ी ज़्यादा हुई हैं,
क्यों ज़्यादा हो गई हैं, तो हम कुछ डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि व्हाट हैपेंड। तो डिस्क्रिप्टिव जो है ये डिस्क्राइब से निकला है, हम अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत बेसिक फॉर्म है एनालिसिस की, बट ये बेसिकली किस चीज़ का आंसर करता है, व्हाट हैपेंड। फिर यहीं से मैंने लिखा है प्रिडिक्टिव क्या होता है, व्हाट विल हैपन, फ्यूचर में क्या होगा। अगेन दिस इज़ द कोर ऑफ डेटा साइंस। ये जो डिस्क्रिप्टिव वाले लोग हैं ना, ये इन जनरल बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं, ये डेटा एनालिस्ट बनते हैं कि ये पास्ट के डेटा का एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड्स निकालते हैं और व्हाट हैपेंड को आंसर करते हैं। ये जो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रेडिक्टिव के लोग होते हैं ज़्यादातर, कि वो प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अगले साल मेरी कितनी सेल होगी, अगले साल मेरे पास कितने कस्टमर आएंगे, स्टफ लाइक दैट। नहीं समझ लगी इस बात की? तो ये प्रेडिक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स किस चीज़ का आंसर करता है, व्हाट विल हैपन। समझ लगी इस बात की? और थर्ड है प्रेस्क्रिप्टिव। ये प्रेस्क्रिप्शन से निकला है। डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन कब देता है, बीमारी स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन होती है, ये जनरल रूल नहीं होता। कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आपकी कंपनी में आ रही है, कोई मसला है, कस्टमर गिर रहा है, एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा है, कुछ भी ऐसा है, तो फिर आप प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स लगाते हैं कि व्हाट शुड यू डू, कि पहले हम उसका डायग्नोसिस करेंगे कि मसला है क्यों, और फिर हम उस प्रॉब्लम के स्पेसिफिक कोई सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं समझ लगी? So prescriptive meaning the system will use the data to make suggestions about what action to take. वो prescribe करता है कि करना क्या। समझ लगी इस बात की? तो ये तीन तरह के एनालिटिक्स हैं। मशीन लर्निंग तीनों से डील करती है, बट मेनली हमारा फोकस प्रेडिक्टिव वाली साइड पे होगा, और प्रेस्क्रिप्शन भी इसमें ही आ जाती है, यानी ये मोर और लेस सेम ही है। अब ये लर्निंग की टाइप्स हैं, पेज 4 पे गिवन है, यहाँ भी मैंने लिखी हैं। यू गाइस इससे हम देखते हैं, और ये मेन हमारा यानी कि समझ लें कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको ये तीनों मशीन लर्निंग में कवर होती हैं। लर्निंग ये सारी ह्यूमन बिहेवियर से ड्राइव की हुई है, यानी इंसान भी इस तरह से सीखता है, और बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी को कंप्यूटर्स में थोड़ा आप कह लें इमिटेट करने की कोशिश की है, कंप्यूटर्स भी उस तरह से बिहेव करें। तो ये सारी ह्यूमन लर्निंग से इंस्पायर्ड है। ओके, फर्स्ट टाइप जो होती है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के बता सकता है, अगर आप पढ़ें इसको, क्या होती है, किसी के जहन में क्या समझ लगी है आपको? पेज 4 पे गिवन है, जो लोग अभी आए हैं। Sir, it says that the data which you provide is labeled. लेबल्ड से क्या मुराद है? Labeled से ये मुराद है कि for instance if you are providing pictures of a certain species or dogs or cats, तो आप उनको लेबल कर रहे हैं कि this is what you build your pattern on. हाँ, ऐसे ही है। मैं आपको सुपरवाइज लर्निंग एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह इन जनरल हमारे पेरेंट्स हमारी सुपरवाइज लर्निंग ही करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी डू समथिंग, तो वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये करो, कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, तो वो सुपरविजन ही हो रही होती है। ऐसे ही है। तो बेसिकली जो एक्ट आप करते हो ना, उस पर कोई ना कोई एक लेबल लग रहा होता है। यहाँ पर बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग से क्या मुराद है? सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डेटा सेट जनरेट करते हैं। सॉरी, मैं एक्सेल एक मिनट ओपन करता हूँ। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल के सो फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ एक डेटा सेट शेयर भी करूँगा। कार प्राइस की हम बात करते हैं। जब एक कार की प्राइस है तो यहाँ पे उस पर सपोज करें 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला जब भी हम सेकेंड हैंड कार की बात करते हैं, जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं सेकेंड हैंड, तो हम देखते हैं कितने किलोमीटर चली हुई है, ऐसा होता है कि नहीं? फिर हम ये भी देखते हैं फॉर एग्जांपल वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, ये भी एक फैक्टर होता है। फिर हम उसमें ये देखते हैं कि उसके इंजन की पावर क्या है, ऐसे ही है। और फॉर एग्जांपल हम उसके बाद उसका मेक और मॉडल या ब्रांड नेम भी देखते हैं। सपोज करें ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि गाड़ी की कितनी प्राइस होनी चाहिए। समझ लगी इस बात की? तो यहाँ पर बेसिकली जो आखिरी वेरिएबल है वो बेसिकली बनेगा प्राइस का। ठीक हो गया? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है जो कि 10,000 किलोमीटर चली है, लेट्स अज्यूम वो मैनुअल है, और यहाँ पर हमारे पास इसको मैं मैनुअल है, उसका फॉर एग्जांपल इंजन पावर जो है वो 1500 सीसी है, और फॉर एग्जांपल वो करोला कार है। तो ये जो, और मैं अब यहाँ पे इसकी प्राइस एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ कि जो अगर इस गाड़ी की ये स्पेसिफिकेशंस हैं तो इसकी प्राइस लेट्स अज्यूम इसकी प्राइस 20 लाख होनी चाहिए, लेट्स अज्यूम। समझ लगी इस बात की? तो बेसिकली क्या है इसमें, लेबल क्या है? ये जो आपके सारे जो फैक्टर्स होते हैं वी कॉल देम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप लोगों ने कभी रिसर्च पढ़ी है, स्टैट पढ़ी है? तो ये जो आपके सारे फैक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पर मशीन लर्निंग में ना हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बजाय एक वर्ड यूज़ करते हैं, फीचर्स। ये सारे फीचर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। समझ लगी इस बात की?
तो ये जो 4 मैंने रेड येलो हाईलाइट किए हैं ये आपके क्या हैं, फीचर्स हैं। और ये जो प्राइस है ये बेसिकली क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको आपने प्रेडिक्ट करना है। ये प्राइस आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसको यहाँ पर बेसिकली हम लेबल कहते हैं। इसको हम मशीन लर्निंग में हम इसको क्या कहेंगे, लेबल कहेंगे, या हम इसको क्या कह सकते हैं, डीवी या डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो ये मशीन लर्निंग के केस में ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम लेबल कहते हैं। तो हम जब मशीन को डेटा देंगे ना, हम दोनों चीज़ें देंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी देंगे, हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी देंगे, और मशीन से कहेंगे कि भाई सीखे कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू इस डीवी पे कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके अंडरलाइन क्या पैटर्न है, सीखो उस बात को। तो मशीन जब उस बात को सीखेगी तो वही वो हम कहेंगे कि उसने वो पैटर्न सीख लिया। नहीं समझ लगी बात की। तो जिसे हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जब हम डेटा देते हैं तो हम दोनों चीज़ें देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी देते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी देते हैं, या हम फीचर्स भी देते हैं उसको, और हम क्या देते हैं उसको, लेबल्स भी देते हैं, और मशीन से कहते हैं कि इसे सीखे कि इनपुट से आउटपुट पे कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर हम सुपरवाइज लर्निंग को इमेजेस में जाएं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये नीचे कैट का इमेज पड़ा हुआ है, लेट्स अज्यूम उस इमेज का नाम है इमेज 001, और मैं यहाँ पे उसके लेबल में एक्सप्लिसिटली लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये पर्शियन कैट है। तो ये मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो इमेज है ना, इस केस में ये IV है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसको मैं कहूँगा ये एक फीचर है। और ये जो पर्शियन कैट जो उसका लेबल है, ये इसको मैं इसको क्या कहूँगा, ये इसका DV है, और ये इसको मैं क्या कहूँगा, लेबल है। तो मशीन को इवन हम इमेजेस भी देंगे कि ये इमेजेस हमने तुम्हें 5-7 इसको रशियन कैट के दिए हैं, उससे सीखो कि ये जो इमेज है ये किसका है, पर्शियन कैट का। तो इवेंचुअली होता क्या है, जो पॉइंट इज जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हम देते हैं मशीन को और डिपेंडेंट वेरिएबल भी देते हैं, एंड वी आस्क मशीन कि इसके जो अंडरलाइंग पैटर्न है कि जिससे हम IVs के थ्रू इस DV पे पहुंच सकें, उसको वो यानी कि एक्सप्लोर करे, अंडरस्टैंड करे। डिड यू गाइस गेट दैट? तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं सुपरवाइज लर्निंग की। अच्छा, दूसरी जो इसकी टाइप होती है वी कॉल इट अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, एनीवन, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में देयर आर नो लेबल्स। अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा भला किस फॉर्म में होता है, सिर्फ इस फॉर्म में होगा बस, वी ओनली हैव फीचर्स। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, मशीन को सुपरविजन नहीं कर रहे। सुपरविजन करने का क्या, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम मशीन को क्या करते हैं, सिर्फ फीचर्स देते हैं और मशीन से कहते हैं कि खुद से एक्सप्लोर करे कि इसके अंदर से क्या निकल सकता है। इट्स टोटली एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, वी डोंट गाइड मशीन्स। पहले केस में तो हम प्रॉपरली गाइड कर रहे थे ना कि ये फीचर्स होंगे तो ये प्राइस होगी, ये फीचर्स होंगे तो ये प्राइस होगी, ये इमेज होगा तो कैट होगी, या ये इमेज होगा तो डॉग होगा। जो अनसुपरवाइज्ड होता है उसमें सिर्फ हम फीचर्स देते हैं और हम मशीन को क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करे, एक्सप्लोर द पैटर्न्स। इसका बड़ा फ़ायदा क्या है, समटाइम्स मशीन ऐसे पैटर्न निकाल के आती है जो इवन इंसानों के जहन में भी नहीं होते, और ये क्रिएटिविटी की बुनियाद बनती है। समटाइम्स मशीन कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे अंडरलाइन पैटर्न्स निकाल के लाती है जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे एक्सपीरियंस में भी नहीं होते, और हम उससे क्या होते हैं, बहुत नई चीज़ें निकालते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन आस्क मशीन, मैं आपको करवाऊंगा ये, लेकिन आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे पास कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा है, मेरे पास 10,000 रोज़ हैं जिसमें कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम मैं फूड पांडा में जॉब करता हूँ, लेट्स अज्यूम, और मेरे पास फूड पांडा पे कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा है। डेटा किस चीज़ का है, उन्होंने कब लॉगिन किया, उनकी जेंडर का फॉर एग्जांपल डेटा है, ईमेल का डेटा है, और भी जो रेलेवेंट डेटा है, उन्होंने कौन सा ऑर्डर दिया, कितनी प्राइस का ऑर्डर दिया। सो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, देयर इज़ नो डिपेंडेंट वेरिएबल। हम वो सारे का सारा डेटा मशीन को फीड कर देंगे और हम मशीन को कहेंगे कि इन कस्टमर्स को ना 4 टाइप्स में डिवाइड करो, और मशीन आपको एक्चुअल में 4 टाइप्स में डिवाइड कर देगी। वी डोंट नो हाउ, अगेन दिस इज व्हाट वी कॉल अ ब्लैक बॉक्स, जो इसमें लिखा भी हुआ है। बट आप मशीन को अगर आप कहेंगे कि ये डेटा है तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दो, तो वो कुछ अंडरलाइन पैटर्न जो कि हिडन होते हैं उसके थ्रू उन 4 टाइप्स में डिवाइड कर देगी। और उसके बाद इट्स योर जॉब टू मेक सेंस ऑफ दैट कि इसने इन कस्टमर्स को एक कैटेगरी में क्यों रखा है और बाकी दूसरी तरह के कस्टमर्स की दूसरी कैटेगरी में क्यों रखा है। तो ये इनके इसने इसके कैसे इनको एक सेपरेट कैटेगरीज बना दी हैं। इसका ये बहुत फ़ायदा ये है कि ये बहुत सारे पैटर्न्स जो कि इवन हमारे जहन में भी नहीं होते, जो कि एक्सप्लोरेटरी या नए नेचर के होते हैं, हम सीख सकते हैं। तो अगर इनोवेशन पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसके और भी सब क्लस्टरिंग कहते हैं, हम करवाएंगे आपको। थर्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की ह्यूमन बीइंग में क्या मिसाल है।
सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक अ किड और मैं आपसे कहते हैं समुंदर में बीच पे ले जाऊँ, वहाँ पे बहुत सारी रेत पड़ी है, एंड डोंट सुपरवाइज योर किड कि उसने क्या करना है। आप देखेंगे बच्चा खुद से कुछ चीज़ें बनाएगा, प्रोबेबली समटाइम्स ऐसी चीज़ बना सकता है जो शायद आपकी भी जहन में ना हो, लेकिन वो खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, उसके उस पर कोई सुपरविजन नहीं है। और मे बी यू नो एक पेंट ब्रश दे दें बच्चे को और उससे कहीं पेंट करो एंड डोंट सुपरवाइज हिम और हर, तो वो क्या करेगा, प्रोबेबली कोई नई चीज़ भी ऐसी बना जो आपकी भी जहन में ना हो। एंड समटाइम्स kids ask such tricky questions that we can't even answer by ourselves, you know. तो the point is same happens with the machines कि हम उसको input दे देते हैं और कहते हैं एक्सप्लोर करो। तो हो सकता है समटाइम्स वो कुछ ऐसे पैटर्न्स निकाल के ले आए, कोई ऐसी पेंटिंग बना ले, ऐसा कुछ अंडरलाइन चीज़ निकाल के ले आए जो कि इवन हमारे जहनों में भी ना हो, तो वहाँ से क्रिएटिविटी होती है। Did you guys get that? So this is what we call unsupervised learning, and unsupervised learning we only have features or independent variables. We don't have any DV, we don't have any supervision or labels. आजकल जो OpenAI सॉफ्टवेयर चल रहा है वो जनरेटिव हैं OpenAI के, they are somehow unsupervised, लेकिन वो बेसिकली प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और वो न्यू इस तरह की इमेज जनरेट कर रहा है पैटर्न के बेसिस I agree वो सुपरवाइज्ड असल में OpenAI का जो है ना, आप में से कितने को चैट जीपीटी का पता है? यस सर, चैट जीपीटी का पता है, जिनको नहीं पता एवरीवन गूगल पर सर्च करना चैट जीपीटी OpenAI, दिस इज एप्लीकेशन, ये इसमें सुपरविजन भी है, अनसुपरवाइज भी है, बट ये चीज़ें मार्केट में आपकी कंटेंट राइटिंग की जो इंडस्ट्री है, आप में से जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो रही है ये जनरेटिव एआई की वजह से। जनरेटिव एआई क्या चीज़ है कि कंप्यूटर्स अब आपके लिए टेक्स्ट लिख सकते हैं, दे कैन राइट होल स्टोरीज फॉर यू, दे कैन राइट होल पोएम्स फॉर यू, दे कैन राइट होल न्यूज़ फॉर यू गाइस। तो इससे हो क्या रहा है कि कंटेंट राइटर्स जो पहले खुद बड़ा सोच के अच्छी इंग्लिश से लिखते थे, नाउ आप क्या करते हैं, फ्री भी है और इसके कुछ पैकेजेस भी हैं, आप वो $10 दें, $20 दें और आप किसी भी क्लाइंट के लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज बड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। और ये आई नो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उन्होंने उसको बैन कर दिया चैट जीपीटी को, और हमारे जानवर ने ऑस्ट्रेलिया में वो कह रहे थे कि हमने असाइनमेंट्स देना भी के लिए बंद कर दिए हैं, बिकॉज वी डोंट नो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश भी अच्छी होती है। सो देयर इज़ नो वे टू एवेल्युएट कि इसने खुद से लिखा है या नहीं लिखा, नहीं समझ लगी बात की। तो अब हो क्या रहा है कि ज़्यादा यानी कि इन क्लास वैल्यूएशंस वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि क्लास में उसी वक्त क्विज लिया और उसी वक्त एवेल्युएट कर लिया, टेक होम वाला काम जो है। बट ये चीज़ें एज ए टीचर ये हमारी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, और एज ए कंटेंट राइटिंग और बहुत सारी चीज़ों में ये है दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग इज़ व्हाट वी कॉल रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये सबसे बड़ी कॉमन है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कोई बता सकता है इसको पढ़ के, पेज 4 पे लास्ट में क्या होती है? ट्रायल एंड एरर से क्या मुराद है? अच्छा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग दोनों से थोड़ी डिफरेंट है और ये ज़्यादा गेम्स में यूज़ होती है। अगर आप समटाइम्स आई डोंट नो, अगर हम कंप्यूटर से गेम खेलते हैं तो वो समहाउ वो इंटेलिजेंटली बिहेव करता है। चेस वगैरह में पहले था वो सारे रूल्स लिखते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं हो रहा। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जिस तरह हमारे पेरेंट्स करते हैं। सो अगर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, सो फॉर एग्जांपल हम मशीन को कहते हैं कि ये एक बॉल है, इसको उस गोल के अंदर पहुंचाना है। तो मशीन फॉर एग्जांपल अगर नहीं पहुंचाती ना, तो हम उसका रिवॉर्ड में उसको पनिश करते हैं, इसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक मॉडल। हम उसको कह रहे हैं पनिश करेंगे और उसके पॉइंट्स कम कर देंगे, और मशीन उससे ये सीखती है कि ये बिहेवियर आइंदा से इस तरह से नहीं करना, अदरवाइज मेरे पॉइंट्स कम हो रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना। तो अगर वो किसी तरह से तुक्के से इस बॉल को यानी गोल में पहुंचा देती है, तो हम उसको शाबाश देते हैं, गिव इट अ कैरेट के शाबाश, और हम क्या करते हैं उसके पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। तो मशीन से ये सीखती है कि ये बिहेवियर ना डिज़ायरेबल है, इस तरह करना चाहिए क्योंकि इससे मेरे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। नहीं समझ लगी? इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये बच्चों में ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसको शाबाश देते हैं, तो गिव इट अ कैंडी या कुछ भी शाबाश देते हैं। तो इन जनरल वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि इस बिहेवियर को रिपीट करो। तो और इन जनरल का कोई बुरा काम करता है तो उसको डांटते हैं, मारते हैं, जो कुछ करते हैं, तो वो क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। खैर बच्चे फिर भी वो करते हैं, बट इन जनरल वो उससे बाज आ जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये नेगेटिव। वी डू द सेम विद द मशीन, स्पेशली गेम्स में, रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि वो मशीन को कहते हैं, यहाँ पे आई डोंट नो ऐसे पढ़ा, ये मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में भी। ये एनवायरनमेंट बेस्ड होता है कि हम मशीन को क्या कहते हैं, ये फुटबॉल का स्टेडियम है, ये गोल है, यहाँ तक पहुँचना है। तो एक ट्राई करती है, नहीं पहुँचती, उसके हम पॉइंट कट कर लेते हैं।
मशीन उससे सीखती है कि ये बिहेवियर नहीं करना भाई, इससे पॉइंट कट हो रहे हैं। दूसरी दफ़ा ट्राई करती है, फिर उसके नहीं पहुंचती, फिर उसके पॉइंट कट करते हैं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, फिर ये ट्राई करते हैं, फिर जो जो जिससे वो पहुंच जाता है गोल में, उससे उसके पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। तो मशीन सीखती है कि इस बिहेवियर को रिपीट करना है, एंड वी डू इट मिलियंस ऑफ टाइम्स, नॉट लाइक 10 दफ़ा नहीं, वी डू इट मिलियंस ऑफ टाइम्स। और उसमें मशीन सीखती है कि ये हरकतें ना करने से मेरे पॉइंट बढ़ रहे हैं, और ये हरकतें करने से मेरे पॉइंट बढ़ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव होता है पॉइंट मैक्सिमाइजेशन। तो वो इवेंचुअली जब वो मिलियंस ऑफ टाइम्स जब उस चीज़ को परफॉर्म करता है तो उसमें बहुत एफिशिएंट हो जाता है। और आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की गेम्स की बड़ी सारी एग्जांपल्स भी देखोगे। तो ये इसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो ये रीइंफोर्समेंट में कोई डीवी शीवी नहीं होता, ये भी यानी कि अनसुपरवाइज सॉर्ट ऑफ होता है, इसमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, लेकिन ये काम करता है बेसिकली एनवायरनमेंट बेस्ड और एजेंट बेस्ड, रिवार्ड बेस्ड होता है। इन दोनों के बारे में हम कहते हैं कॉस्ट बेस्ड होता है, खैर वो हम बाद में बात करेंगे। सो इन जनरल आपको 3 तरह की लर्निंग का पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज सुपरवाइज्ड। इन सुपरवाइज्ड वी हैव फीचर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एज वेल एज वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल्स और लेबल्स। और हम मशीन को दोनों प्रोवाइड करते हैं। वी डोंट प्रोवाइड एनी रूल्स, वी प्रोवाइड दिस डेटा एंड वी आस्क मशीन टू लर्न फ्रॉम दैट। In unsupervised learning, we only provide features or independent variables, and we ask machine to explore कि खुद से patterns निकालो, maybe कोई नई चीज़ लेके आओ। In reinforcement learning हम क्या करते हैं, हम एक environment provide करते हैं, agent होता है, एक environment होता है, और उसको हम एक function देते हैं कि इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचना है। वो उसमें trial and errors करता है कि जिससे पहुँचेगा उसको शाबाश मिलेगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, और जिससे वो नहीं पहुँचेगा उस पर हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, पनिशमेंट देंगे। और जो उसका फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे कहते हैं कि उसने अपने पॉइंट्स को, उसका जो ऑब्जेक्टिव ज़हन होता है कि मुझे अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ करना है, तो वो क्या करेगा, वो सारे बिहेवियर जिससे उसको नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे थे उसको कट डाउन कर देगा, और वो सारे बिहेवियर्स जिससे उसको पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे थे उसको वो बढ़ाएगा, और इवेंचुअली वो 1 मिलियन ट्रायल्स के बाद, 2 मिलियन ट्रायल्स के बाद वो बहुत अच्छा सीखता है। ये ऐसे ही है, अगर आप अपना देखें, आप फर्स्ट टाइम में कभी भी गाड़ी एफिशिएंटली नहीं चलाते, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा 15 दफ़ा चलाते हैं, यू लर्न कि ये बिहेवियर नहीं करना और ये बिहेवियर करना है, और आफ्टर दैट यू गेट वेरी प्रोफिशिएंट। ऐसे होता है कि नहीं? तो सेम वही चीज़ हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अप्लाई की। एम आई क्लियर अबाउट दैट? तो ये 3 चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड है। तो डिड यू गेस गेट दैट? एनी कन्फ्यूजन? बट उसमें तो आप उसको प्रॉम्प्ट को कैप्चर करना सिखा रहे हैं, तो आप पहले प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी 3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। आप जो उनसे हैं वो ट्रेनिंग्स पे चला गया, तो वो हम खुद से रीइंफोर्स करता है। Chat GPT is not intelligent, honestly. First of all, it's not an intelligence. I don't know. मैं हम किसी ने इस पर ढूंढते हैं what is intelligence, बल्कि कर ही लेंगे किसी ने डिबेट। But to me उन्होंने बहरहाल again it's very disruptive, और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ख़राब कर रहा है। सिर्फ चैट को भी ना देखा जाए, जो उनका दूसरा है डाली जो है, जी हाँ। सर उसमें तो आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना, जो एग्जिस्ट में नहीं है। Okay. आप सिर्फ इंडिया में आ जाए, आप वो पूरी वीडियो और आप वॉइस रिकॉर्डिंग ये आर्टिफिशियल के बेस में कर सकते हैं। ये जिन लोगों को नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं, एक कंपनी है इलॉन मस्क की, उसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई ने एक ओपन एआई में 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक जनरेटिव एआई होता है। जनरेटिव एआई का मतलब होता है कि ये आपके लिए वर्ड्स खुद से प्रोड्यूस करना सीखता है। तो एवरीवन जस्ट ट्राई दैट। मैं आपके सामने कुछ सैंपल देता हूँ, आप इसको कोई भी ये आपके लिए कोड भी लिख देगा, ये आपके लिए जो है वो यानी कि पैराग्राफ्स, एसेस, न्यूज़, पोएम्स, सारा कुछ लिख देगा। तो लेट मी जस्ट शो। और ये एआई की एप्लीकेशन है, मॉडलिंग, यहाँ कोड भी लिखता है। आई डोंट नो, इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये बेसिकली चैट जीपीटी की वजह से इवन गूगल को बड़ा खतरा हो गया। सो बेसिकली गूगल सोचते कि अब लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड के मेरे कोई एरर आता है, कोई मसला आता है, मैं गूगल पे जाके सर्च करूं और बार बार लिंक्स खोलूं 10, मैं चैट जीपीटी पे अपना मसला लिखूंगा, अपना पूरा कोड लिख दूंगा, वो बता देगा कि इसमें यह मसला को सही कर लो। तो इवन गूगल जो है इटसेल्फ वो इसको डिसरप्ट कर रहा है। इसी तरह से एक और वेबसाइट है, उसका नाम है DALL-E। ये बेसिकली इमेजेस का है। सो इट कैन मेक पेंटिंग फॉर यू गाइस, वेरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। सो इफ़ आई आस्क यू फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे, और वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके उसे पेंटिंग बना देगा। सो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, मेक अ लोगो फॉर ज़ीशान विद लायन
इन इट, आई डोंट नो, दिस अ वेरी वेग स्टेटमेंट कि एक लोगो बनाओ ज़ीशान के नाम का जिसके अंदर लाइन भी हो. सो इफ़ आई आस्क इट टू जनरेट तो इट विल टेक सम टाइम. सो ये थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है नीचे, तो ये वैसे दिखा रहा है. तो यू विल सी कि ये आपके लिए जो मैंने टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग एक इमेज बना देगा. तो आप देखें दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लोगो डिज़ाइनिंग, सर ये उसने बनाया है ज़ीशान, ज़ीज़ान, ये लाइन है, ये ज़ीशान, उसमें एक लाइन बना हुआ है. सो डिड यू गाइस गेट दैट? ये इतना एक्यूरेट नहीं है बट ये आहिस्ता आहिस्ता एक्यूरेसी की तरफ चला. डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, टेल मी एनी मोर क्रेजी स्टेटमेंट विद मोर कम्प्लेक्सिटी. बताएं क्या हम इसे कहें. इमेज बनाना है हमने. कैट ड्राइविंग a car, cat driving a Ferrari, let's be a Ferrari with 2 hands. Let's make it more complex. In space. So basically look at, say it's a cat that is driving a car with its hand and it's doing it in space. और मैंने कार भी स्पेसिफाई की है Ferrari. So let's generate it. तो ये क्या करेगा कि आपके लिए बेहतर उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. आई एग्री. तो ये आपके लिए यू विल सी कि आपके लिए वो जनरेट करे. इससे हो क्या रहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से वाबस्ते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट प्रोड्यूस्ड. सो कैट इन ए फरारी एंड इट्स इन अ स्पेस एंड इट्स क्वाइट एक्यूरेट, यू नो. तो बहुत सारे लोग दुनिया में पैसे बना रहे हैं लोगोज जनरेट करके, ऐसे है कि नहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं. अब ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है. मैं क्यों ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करके लोगो बनाऊँ, मैं यहाँ से बना लूँगा. नहीं समझ लगी? तो आपको अपने आप को अपडेट करना है. तो ये इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो रही हैं इससे, ये नहीं कि नहीं हो रही. वो आपकी वीडियो स्क्रिप्ट सारे लिख देता है. एग्जैक्टली. तो ये वीडियो स्क्रिप्ट को 10 डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख देता है कि आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट कंटेंट होगा, सोशल मीडिया पे डिफरेंट हो सकता है. एग्जैक्टली ये हो सकता है. तो अगेन यू कैन गिव इट एनीथिंग, जस्ट ट्राई इट आउट. इसके लिंक्स मैं डाल दूंगा. इसका मैं डाल ये भी ओपन एआई का है और ये वही कंपनी है ओपन एआई की, यानी ये टेस्ला भी उसी का, ये एलन मस्क का, ये ChatGPT भी उसके. सो अगेन दिस इज द एप्लीकेशन, वी कॉल इट जनरेटिव एआई. उसकी एक स्पेसिफिक टाइप है और इसमें एक डीप फेक्स, आजकल आपको पता है वो बड़ी वीडियोस आ रही हैं पॉलिटिशियंस की कि यू नो, और इट लुक्स वेरी रियल के चेहरा आप इमरान खान के नवाज शरीफ का लगा देंगे और बाकी जो है वो धड़ किसी और का होगा, बट एट इट्स फेस वैल्यू इट लुक्स वेरी रियल. तो वो भी इसके बैकएंड पे भी जनरेटिव एआई ही चलता है. अभी वायरल हुआ था पोस्ट एक फेक अकाउंट बन गया और डिफरेंट फेक था वो ना. हाँ. और इस मसला ये है, ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी तरक्की कर रही है कि ये इसको असल में और नकल में फ़र्क करना वी डोंट, हाँ, यानी कि चोर ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और पुलिस वाले तेज़ी से तरक्की नहीं कर रहे. सो इस टेक्नोलॉजी के बैड अभी जो इसके हो सकते हैं. दैट्स वाई आई से मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स के इंटरनेट पे जो भी चीज़ डोंट ट्रस्ट इट लाइक सो मच इमीडिएटली. ओके जी, दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. ये बड़ा ज़रूरी है और इसके बाद हम मे भी 5 मिनट की ब्रेक ले लेंगे और फिर हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा कोडिंग भी करेंगे. सो आपको इस कोर्स में मैंने पढ़ाना क्या. सो इफ़ यू लुक, पहले आते हैं नज़र आ रहा है लिखा हुआ, नहीं आ रहा. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ ब्रीफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. 4 तरह के होते हैं. एक सुपरवाइज लर्निंग है जो मैंने आपको बताया. ये अनसुपरवाइज लर्निंग लिखा हुआ है नीचे, रीइंफोर्समेंट. और एक सेमी सुपरवाइज भी होती है. ये इतनी कॉमन नहीं है बट सेमी सुपरवाइज में क्या होता है कि जो आप डेटा होता है आधा आपका लेबल्ड होता है, आधे से भी कम, और आधा अनलेबल्ड होता है. तो वो जो लेबल्ड डेटा से मशीन सीखती है कि अनलेबल्ड डेटा को किस तरह लेबल करना है. बट ये इतना कॉमन नहीं है, बट ये है. इसको हम इतना करेंगे नहीं. इस कोर्स में हमारा जो मेन फोकस होगा, हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग सीखेंगे बेसिकली. ठीक हो गया. लेकिन इससे पहले आपको बेसिक, यानी इसमें मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है इन जनरल डेटा कितनी तरह का होता है. हम यहाँ पर इस कोर्स में नंबर्स के साथ डील करेंगे और नंबर्स के लिहाज से आपको जो डेटा है यहाँ पर हम इसको देखेंगे 2 तरह का होता है. द फर्स्ट वन इज़ कैटेगोरिकल डेटा इफ़ यू लुक एट देयर, एंड सेकंड वन इज़ कॉन्टीन्यूस डेटा. कोई फ़र्क बता सकता है इनमें, क्या फ़र्क होता है कैटेगोरिकल में कॉन्टीन्यूस में? कैटेगरीज होती हैं. हाँ, मसलन कैटेगरी से क्या मुराद है? हाँ, एग्जैक्टली. सो समटाइम्स हमारे पास डेटा इस फॉर्म में होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, हमारे पास डेटा होता है इस तरह से कि कॉलम का फॉर एग्जांपल टाइटल है जेंडर, जिस तरह बताया,
और यहाँ पे होता है जेंडर के नीचे हमारे पास वैल्यूज़ किस फॉर्म में होती है, मेल की फॉर्म में, फीमेल की फॉर्म में। या जिस तरह हमारे पास एक और कैटेगरी जिस तरह हम डेजिग्नेशन होता है, तो हर कंपनी में लिमिटेड डेजिग्नेशन ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे पास प्रोफेसर इज़ वन कैटेगरी, ये कैटेगोरिकल डेटा है। एसोसिएट प्रोफेसर इज़ अनदर कैटेगरी। इसी तरह से हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ अनदर कैटेगरी। इसी तरह से हमारे पास लेक्चरर इज़ अनदर कैटेगरी। तो ये जो डेटा है ये किस इसे हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल डेटा। और ये बड़ा कॉमन है हर तरह की जो कंपनीज़ में कैटेगोरिकल डेटा लाजमी होता है, बिकॉज कंपनीज जिस तरह डेजिग्नेशन का, जेंडर का, इस तरह का डेटा कलेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरह से जिस गवर्नमेंट में स्केल्स होते हैं, ग्रेड 17, ग्रेड 18, ये भी कैटेगोरिकल डेटा है कि कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ना, कि ग्रेड 17 से बिलोंग करते हैं, ग्रेड 18 से। हर कंपनीज में जो थोड़ी यानी लेवल की कंपनीज होती हैं उनमें भी इंटरनल ग्रेड्स भी होते हैं, ऐसा है कि नहीं है। तो ये आपके पास आपको जो बहुत ज़्यादा डेटा को फेस करना पड़ता है वो कैटेगोरिकल होता है। कैटेगोरिकल डेटा आपका इनपुट्स में भी हो सकता है, जैसे मैं फीचर्स, मैं इसको अंदर फीचर्स कहूँगा, और आपके लेबल्स में भी हो सकता है, डीवीज़ में भी। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल से सॉरी यहाँ एक डेटा की एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कस्टमर एम्प्लॉय चर्न। चर्न मीन्स, चर्न पता क्या होता है आपको? चर्न मीन्स छोड़ के चले जाना। तो हम हमारे पास HR का डेटा है और हम ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इन जनरल किस तरह का डेटा होता है, हमारे पास एम्प्लॉय ID होगा, ऐसे ही है। हमारे पास उसका क्या होगा, नेम होगा। हमारे पास क्या होगा, उसकी ज्वाइनिंग डेट होगी, उसकी सैलरी होगी फॉर एग्जांपल। और हमारे पास एम्प्लॉय से रिलेवेंट क्या डेटा हो सकता है, आई डोंट नो, उसको कोई बोनस वगैरह हमने कोई दिया कि नहीं दिया, डिपार्टमेंट होगा। और यहाँ पर फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, चर्न। अब यहाँ पर डेटा एम्प्लॉय ID में डेटा किस फॉर्म में होगा, 1 2 3 की फॉर्म में, ऐसे ही होता है इन जनरल, 1 2 3 ऐसे होता है। हमारे पास नेम में क्या डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अली एक नाम है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास और भी नाम आ सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट में हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में होता है, डेट टाइम के फॉर्मेट में होता है कि फॉर एग्जांपल 25/12/2022 समथिंग लाइक दिस। सैलरी में हमारे पास डेटा किस फॉर्म में होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है। बोनस में हमारे पास डेटा भी इस नंबर्स में होता है। डिपार्टमेंट में आई डोंट नो, मैं इसको लिख सकता हूँ मार्केटिंग। और चर्न में हमारे पास डेटा होगा येस या नो की फॉर्म में, कि छोड़ के जाएगा या नहीं छोड़ के जाएगा, ऐसे ही है। तो 0-1 की फॉर्म में हो सकता है या यस या नो की फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें से हमारे पास डेटा कैटेगोरिकल कौन सा है, इसमें से कौन सा डेटा कैटेगोरिकल इन नेचर है, कौन कौन से कॉलम्स कैटेगोरिकल इन नेचर हैं। डिपार्टमेंट इज कैटेगोरिकल इन नेचर, कि वो किसी ना किसी एक कैटेगरी में होगा। चर्न इज कैटेगोरिकल इन नेचर, और यहाँ पे और कोई कैटेगोरिकल एज सच नहीं है, ऐसे ही है। तो ये जो बेसिकली हमने ये देखना है। अब आप यहाँ पर देखें, अगर चर्न हमारे पास एक लेबल है, यानी ये सब DV कहेंगे, तो आपके लेबल्स में भी कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है। आपके यहाँ पे जो फीचर्स हैं उनमें भी कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है। समझ लगी इस बात की? तो यू मस्ट नो कि पहला डेटा टाइप किस तरह की है, क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा का ट्रीटमेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस से क्या मुराद होता है, कॉन्टीन्यूस डेटा कौन सा होता है, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी। कॉन्टीन्यूस मींस कि ये इसकी अनलिमिटेड वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। कि तो फॉर एग्जांपल आपका जो यहाँ पर सैलरी है ये कॉन्टीन्यूस इन नेचर है। सैलरी डेटा की नेचर क्या है, सो फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 55.985 भी हो सकती है, ये भी एक सैलरी हो सकती है, ठीक हो गया। US में जाए तो सैलरी आपको सेंट्स में भी मिलती है, सो फॉर एग्जांपल $100 एंड फॉर एग्जांपल 56 सेंट्स, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे ही है। तो ये इस तरह से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर एक और कॉलम ऐड कर लें, इन जनरल जो हमारा होता है वेट, ये कॉन्टीन्यूस इन नेचर होता है। वेट की बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं। वेट कैन बी 56 पॉइंट सारा कुछ 324। आपने एक वर्ड सुना होगा पाई, पाई का सुना है ना, पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14 नहीं होती, सही, ये चलती रहती है मुसलसल 1597625 और वट एवर इट इज़। तो ये जो एक नंबर है ये क्या, इसकी नेचर क्या है, कॉन्टीन्यूस, ये चलता रहता है। नहीं समझ लगी इस बात की? स्पीड एक कॉन्टीन्यूस नंबर है। सो आपकी स्पीड जो है फॉर एग्जांपल 100.23 और आप जितना इसको
आगे डेसिमल्स में लेके जाना चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही है वेट इज़ अ कॉन्टीन्यूस नंबर। तो ये आपको इन जनरल दो तरह की डेटा से डील करना पड़ता है अगर आप न्यूमेरिक नंबर्स की बात करें, प्लस इसके अलावा डेटा टाइम वगैरह भी है। तो अगेन यहाँ पर ये जो इसका मकसद क्या था, जो कि पिक्चर की तरफ मैंने बंद कर दी है, तो आपको दो तरह के डेटा से डील करना पड़ता है। कैटेगोरिकल भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। तो कुछ एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स अगेन एल्गोरिदम्स होते क्या हैं, आई डोंट नो, एल्गोरिदम्स आर जस्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एल्गोरिदम्स आर स्टेप्स बस। तो कुछ एल्गोरिदम्स हैं, इफ़ यू लुक एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो मेरा तो लेफ्ट बन रहा है, ये जो रिग्रेशन वाले जो एल्गोरिदम्स हैं ये सूटेबल होते हैं कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए। यानी अगर आपने रिग्रेशन अप्लाई करना है, लीनियर रिग्रेशन वगैरह, इसमें जो डीवी होगा वो ज़्यादातर क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। मसलन रिग्रेशन के थ्रू, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू कभी भी आप ये प्रिडिक्टिंग, लीनियर के थ्रू अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे तो गलत होगा कि फॉर एग्जांपल मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर आपका डीवी है येस या नो की फॉर्म में तो लीनियर रिग्रेशन वोंट वर्क। लेकिन अगर आपका डीवी है फॉर एग्जांपल कितने मार्क्स लेंगे आप, तो मार्क्स एक कॉन्टीन्यूस नंबर ऐसे ही है, तो वहाँ पर आपका ये काम करेगा रिग्रेशन। तो ये ग्रीन वाले जितने एल्गोरिदम्स हैं, रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये रिग्रेशन की टाइप्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। रिज रिग्रेशन है, लासो रिग्रेशन है, ये बेसिकली प्रेडिक्शन में यूज़ होता है। ये सुपरवाइज लर्निंग में आता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये किस में आता है, सुपरवाइज लर्निंग में। तो ये इनको हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन में। दूसरी हमारे पास इन जनरल प्रेडिक्शन दो तरह की होती है, एक ये कि हम नंबर्स प्रेडिक्ट करना होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन, एडमिशन होगा या नहीं होगा, इमिग्रेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, पास होगा या फेल होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बाइनरी के अलावा मल्टी क्लास भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो एक इमेज है, ये कैट है या हॉर्स है या डॉग है या ज़ीब्रा है, तो मल्टीपल क्लासेस में भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क वो भी चलते हैं। तो ये क्लास, लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि दोनों में चलते हैं। यानी ये ब्लू कलर जो बोथ को इंडिकेट कर रहा है, यानी स्पोर्ट वेक्टर मशीन के नियरेस्ट ये कुछ एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे, इनके थ्रू आप क्लासिफिकेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप रिग्रेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी इनके थ्रू आप कॉन्टीन्यूस नंबर्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इनके थ्रू आप कैटेगोरिकल नंबर्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डोंट गेट टू मच कि ये बहुत ज़्यादा है, ये हम यानी कि आसान है ऑनेस्टली। और मैं आपको स्टैट इन डेप्थ इतनी नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत सारा आपके लिए इवेंचुअली काम के सारा काम, द गुड न्यूज़ इज़ ये इसमें से मेजॉरिटी काम मशीनें करेंगी। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी फार्मूला, you don't need to write actually any formula, just need to write specific code, call a particular library, वो आपके लिए सारा कुछ उसमें लिखा होगा, just give it an appropriate input, give it some appropriate parameters और वो आपके लिए आउटपुट जनरेट कर देगी। तो गुड थिंग इज़ कि आपको ये पढ़ना नहीं पड़ता। बट एक एवरेज डेटा साइंटिस्ट में और एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है कि एवरेज वाले को ना स्टैट इतनी अच्छी नहीं आती, उसको अंडरलाइंग मैकेनिज्म नहीं पता होता। ये ऐसे ही है, एक जो एवरेज इंजीनियर होगा प्रोबेबली उसको इंजन का ऊपर से पता है, और जो बहुत अच्छा इंजीनियर होगा उसके साथ इंजन के अंदर से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है। तो जो अच्छे यानी जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनको इनके अंडरलाइंग जो फार्मूलाज हैं, ये फंक्शनिंग है, वो आनी चाहिए। मैं इस कोर्स में इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको इसके फार्मूलाज या बेसिक फंक्शनिंग ज़रूर बताऊंगा। बट एट द सेम टाइम हम इनको लाइब्रेरीज के थ्रू कॉल करना, इनको इनपुट देना, इनके थ्रू प्रेडिक्शन लेना, वो भी हम करेंगे। ठीक हो गया। ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये सारे के सारे सुपरवाइज में आते हैं। इस तरह अनसुपरवाइज में क्लस्टर एनालिसिस, किसी भी कस्टमर्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करना। आप लोगों ने रिसर्च मेथड कोर्स पढ़ा हुआ है? आपने इसमें फैक्टर एनालिसिस पढ़ा है? डू यू नो फैक्टर एनालिसिस? या आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ा हुआ किसी ने? वो बेसिकली मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में वो अनसुपरवाइज में आता है। उसको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। आप डायमेंशंस को ना स्क्वीज कर देते हो कि अगर 13 डायमेंशंस है उसको 4 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डायमेंशन रिडक्शन में आता है। प्लस एसोसिएशन और हिडन मार्कर्स तरह चीज़ें रहती हैं। रीइंफोर्समेंट मैं नहीं करवाऊंगा, सेमी सुपरवाइज भी नहीं करवाऊंगा। एम आई क्लियर अबाउट द कोर्स? हाँ जी, हाँ बेस, ये बेसियन, हाँ बेसियन स्टैटिस्टिक्स है। इसमें भी आई डोंट नो, मैंने काफ़ी जगह पे इसके इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं जहाँ पे अक्सर फंसता था, मैं नाइट बेस पे फंसता था, फिर मैं इसकी बहुत सारी अच्छी तैयारी कर ली। बिकॉज कुछ बेसिकली होता है कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे जहाँ पे उन्होंने मशीन लर्निंग ऑलरेडी डिप्लॉय की हुई है। कुछ कंपनीज ने हो सकता है अपना मॉडल जो है फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बनाया हो, कुछ कंपनीज ने हो सकता है अपनी डिप्लॉयमेंट जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नाइव बेस से किए हों, कुछ कंपनीज ने हो सकता है रैंडम फॉरेस्ट में। एक कंपनी के साथ में भी अच्छा काम कर, उन्होंने स्पोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ किया हुआ है। तो होता क्या है कि वो इंटरव्यू जब करेंगे ना, तो जो ज़ाहिर है जो उन्होंने डिप्लॉय किया उससे रिलेवेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे।
तो आपको एटलीस्ट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल, कि सारों का थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए ताकि आप उनके बेसिक्स तो आंसर कर सको ना। सो द पॉइंट इज़ कि ये होता है इंडस्ट्री में, हर कंपनी अपने रेलेवेंट एल्गोरिदम्स डिप्लॉय करते हैं। मैं आपको डिप्लॉयमेंट भी इसके दिखाऊंगा, लेकिन इस कोर्स में हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत कम। लेकिन होगा डिप्लॉयमेंट मींस के ज़ाहिर तो फ्रंट एंड पे एक वेबसाइट है, बट बैक एंड पे ये पूरी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और उनकी बेस पे वो आपको वेबसाइट पे या ऐप पे कोई ना कोई रिजल्ट या आउटपुट शो हो रही होती है। समझ लगे इस बात की? तो बहरहाल दीज आर द बेसिक एल्गोरिदम्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगेन मैंने आपको बताया प्रेडिक्शन दो तरह की है, एक रिग्रेशन बेस्ड और एक क्लासिफिकेशन बेस्ड। रिग्रेशन में आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? कॉन्टीन्यूस नंबर्स। हमें किसी, फॉर एग्जांपल जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक में अगले कल स्टॉक की क्या प्राइस होगी, स्टॉक प्राइस क्या है, वो उसकी नेचर क्या है, दैट्स अ कॉन्टीन्यूस नेचर। गोल्ड की प्राइस क्या होगी, फ्लां स्टॉक की प्राइस क्या होगी, तो वो जो प्रेडिक्शंस हैं वो किसमें आती हैं? रिग्रेशन में। और क्लासिफिकेशन में क्या आती हैं? अगेन एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, इमिग्रेशन जो बहुत ज़्यादा इसमें क्लासिफिकेशन में आता है, जिससे आप कहते हैं फ्रॉड डिटेक्शन, कि ये जो ईमेल है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये फ्रॉड है ये नहीं है। जिस तरह से मेडिकल में इसको कोविड है ये नहीं है, तो उसमें ग्रे एरिया नहीं होता, वो या तो जाते हैं कि है या नहीं है। तो वो वाले जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन में आते हैं। हमें लगी इस बात की? तो अगेन इसकी ये भी हम करेंगे। ये सारा नंबर बेस्ड है, बट वी कैन डू द सेम विद इमेजेस, विद ऑडियोज, विद वीडियोज एज वेल। एम आई क्लियर अबाउट दैट? लेट मी, इससे पहले मैं ये आपको कोर्स आउटलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और उसके बाद क्या होगा, मैं आपको सिर्फ आज के लिए मशीन लर्निंग के बेसिक स्टेप्स करवाऊँगा। और जो लोग लाइक इनका फर्स्ट लेक्चर है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, यू शुड हैव व्हाट वी कॉल दिस जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम्स। जिसको नहीं पता किसी और से पूछ ले, या आप सिंपल गूगल पे सर्च करें हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक, ये कर लें। आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपना लैपटॉप लेके आएँ। दूसरा है कि अगर आपके अपने लैपटॉप पे हाथ चला हुआ है और आपको पता है कि कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है, तो आसानी होती है। सो ये हम 12 नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। सो लेट मी डिस्ट्रीब्यूट कोर्स आउटलाइन, आफ्टर दैट इसका टेक्निकल काम करेंगे। सारे सिस्टम्स ऑन करें अपना। अब हम थोड़ा कोडिंग वाला काम करेंगे और इंतहाई बेसिक करेंगे, लेकिन माय फर्स्ट जॉब इज़ कि मैं आपको उस प्रोसेस से गो थ्रू करवाऊं जो कि मशीन लर्निंग का जो ओवरऑल एक साइकिल है। ओके, मैं आपको बेसिक आपको हेडिंग्स देना आनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस है उसको पहले उसकी हेडिंग्स लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस है उसकी एक हेडिंग्स बनाएंगे, और लेटर ऑन अगेंस्ट हर हेडिंग अगेंस्ट जो रेलेवेंट कोड है वो ऑब्वियसली हम लिखेंगे। मैं आपसे डेटा फाइल भी शेयर कर लूँगा और वो सारा कुछ हम करेंगे। सो मशीन लर्निंग में अगेन ये मेरे पास कुछ पहले बना हुआ है, मैं आप लोगों के साथ साथ लिखूंगा। हेडिंग्स आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। सो मैं फर्स्ट हेडिंग बना रहा हूँ। अगेन मशीन लर्निंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है, आप क्या करते हैं, इंपोर्ट द फर्स्ट स्टेप इज, मैं इसको बल्कि आगे 1 भी लिख देता हूँ आगे। आप क्या करते हैं, इंपोर्ट डेटा, या आप इसको रेलेवेंट डेटा कह लें। ओके, हेडिंग्स बन गई हैं कि नहीं? बस मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस है, अगेन ये सॉर्ट ऑफ एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, कुछ इसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो भी आपका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा या असाइनमेंट होगा, जो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये स्टेप्स हैं। ठीक हो गया? आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंपोर्ट डेटा करेंगे, और डेटा के लिए अगेन आपको जो रेलेवेंट लाइब्रेरीज हैं तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे यानी जिन लोगों को पाइथन का नहीं पता, पाइथन में इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ होता है रेलेवेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया? तो ये आपका स्टेप 1 होगा। आप रेलेवेंट लाइब्रेरीज, फॉर एग्जांपल जिन लोगों को पता है पांडास को इंपोर्ट करें, और पांडास को इंपोर्ट करने के बाद आप उसमें जो भी आपकी CSV फाइल है या SQL फाइल है उसको आप इंपोर्ट करें। दिस इज़ द स्टेप 1 जो आपने करना है। स्टेप 2 इसमें क्या होगा आपका, हमेशा से ये आपने जहन में रखना है, आप क्या करेंगे, प्री प्रोसेस द डेटा। जो भी आपका डेटा है प्री प्रोसेस कह लें आप, उसको हम EDA भी कहते हैं। EDA मीन्स, EDA स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आप अपने डेटा को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोरेशन से क्या मुराद है,
आप इसमें क्या करेंगे, सारे जो आपके डेटा में इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल क्या क्या इश्यूज डेटा में आ सकते हैं, अगर कोई आउटलायर है तो उसको आप निकालें या आउटलायर का ट्रीटमेंट करें, अगर कोई आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसका आप ट्रीटमेंट करें। अगेन आप देखें इवन ये भी होता है कि कॉलम का नाम ठीक है कि नहीं है, अगर आपने कुछ वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है वो करें, अगर आपने किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, ऐड करना है, कोई रोज़ को ऐड करना है तो वो आप सारा कुछ इसमें करेंगे। डिलीट करना है या ये नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, रिमूव करना है या ऐड करना है, तो ये सारा काम आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग में करेंगे। प्री प्रोसेसिंग का इवेंचुअल टास्क क्या होता है, यानी जो इसका जो इवेंचुअल गोल होता है प्री प्रोसेसिंग का, दैट इज व्हाट वी कॉल मेक द डेटा फिट फॉर एनालिसिस, यानी कि डेटा में जितने मसले हैं वो सारे इस स्टेज में रिमूव हो जाएंगे। कोई फॉर एग्जांपल डेटा में कुछ कंसिस्टेंसी का मसला है, कंसिस्टेंसी अगर हमारे पास डेटा में डेट फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा है जहाँ पे ईयर पहले आ रहा है, कुछ डेटा है जहाँ पे डेज पहले, डेट पहले आ रही है, मंथ पहले आ रहे हैं, सारे जो भी डेटा के मसले हैं वो आपने इस स्टेज पे सॉल्व कर लेने हैं प्री प्रोसेसिंग में, ताकि इट शुड बी फिट फॉर एनालिसिस। हम ताकि इस पर आगे फर्दर, अगर आप ये स्टेज सही परफॉर्म नहीं करते तो जो रूल है गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो इफ़ यू गिव गार्बेज एज एन इनपुट तो आपकी जो आउटपुट है, जो प्रोडिक्शन है वो भी गार्बेज ही होगी। वो जब रियल टाइम में जब उसको डिप्लॉय करेंगे तो वो सही परफॉर्म नहीं करेगी। आई एम क्लियर अबाउट दैट। तो आपके डेटा में जितने भी इश्यूज हैं, आपने यहाँ पे चार्ट्स बनाएं, ग्राफ्स बनाएं, आउटलायर्स देखें, ट्रेंड देखें, किसको निकालना है किसको, और ये हम करेंगे। तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप, यू विल प्री प्रोसेस द डेटा, और आप क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। ओके, द थर्ड स्टेप इन डेटा इज, जब हमारे पास डेटा एक सही फॉर्मेट में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वी कॉल इट स्प्लिट द डेटा। हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ना दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। द फर्स्ट, बल्कि तीन में इस दफ़ा हम करेंगे। हम डेटा को करेंगे ट्रेनिंग डेटा में, फिर हम इसको करेंगे वैलिडेशन डेटा, और फिर हम इसको तीसरा इसका पार्ट होता है टेस्ट डेटा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को तीन पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्ट डेटा। यहाँ पर हम एक और प्रोसेस भी अडॉप्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ये इसको हम बाद में, यानी अभी आप नाम लिख लें, डोंट वरी, लाइक इसको अगर आपको नहीं भी समझ को कोई इशू नहीं है। तो दिस इज स्टेप 3। हाँ जी, प्री प्रोसेस में, हाँ प्री प्रोसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर आपने लॉग लेना है, इन्वर्स लेना है, स्क्वायर करना है, जो भी आपने करना है, स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें प्री प्रोसेसिंग में जो आपके जी स्कोर्स, आई डोंट नो, हमने जी स्कोर्स पढ़े हैं, पढ़ा आपने कभी जी स्कोर, स्टैंडर्डाइजेशन, वो भी अगर आपने इसी में ही करनी है, जी स्कोर कैलकुलेशन, ये मैं बताऊंगा भी साथ साथ। हमको ये बेसिकली ये कोर्स में मशीन लर्निंग में स्टैट भी है और कोडिंग भी, दोनों चीज़ें हैं, तो वो भी इसमें होंगे। तो द थर्ड स्टेप इज़, आप क्या करते हैं, अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं तीन पार्ट्स में। ट्रेनिंग डेटा में ये होता है कि हम पढ़ेंगे इस पर बाद में, टेस्ट वैलिडेशन डेटा में, और फिर आप क्या करते हैं, उसको टेस्ट डेटा में स्प्लिट करते हैं। सो अगेन देन द स्टेप 4 इज़, आप क्या करेंगे, अप्लाई वेरियस मशीन लर्न, और इसमें इसी में ही आप, सॉरी नंबर 3 पे ही आप क्या करेंगे, इसमें एक और भी लिख लें, यानी कि जिसे आप कहते हैं इसमें मैं लिख देता हूँ क्रॉस वैलिडेशन के बाद, डिफाइन फीचर्स, यानी जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं वो आप यहाँ पे ही बताएंगे स्टेप 3 में, कि मेरे डेटा में आईवीज कौन से हैं, डिफाइन फीचर्स कॉमा लेबल्स, कि मेरे डेटा में डीवी कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मैं इस तरह से लिखता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने डेटा में पहले उसको स्प्लिट भी करना है, फिर उसमें आईवी कौन सा है, डीवी कौन सा है, ये सारा काम भी आपने इसी में करना है। एम आई क्लियर? तो आईवीज को आप फीचर्स भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ये उसके लिए है सुपरवाइज लर्निंग के लिए, और उसमें अनसुपरवाइज्ड डीवी होता ही नहीं है। और अगर आपके कोई लेबल्स हैं वो भी आप यहाँ पे करेंगे। फोर्थ आपका स्टेप है, आप क्या करेंगे, अप्लाई वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। हम क्या करते हैं, इन जनरल हम किसी भी एक एल्गोरिथम पे भरोसा नहीं करते, हम मल्टीपल एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डाटा पे रिग्रेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ, स्पोर्ट वेक्टर मशीन भी अप्लाई कर सकता हूँ, KNN भी अप्लाई कर सकता हूँ, नाइव बेस भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मल्टीपल डेटा, मल्टीपल जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे।
फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास? फिफ्थ स्टेप इज कंपेयर एंड चूज बेस्ट एल्गोरिदम। हम क्या करते हैं, फिर हम कंपैरिजन, रिजल्ट्स का हम कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट परफॉर्म कर रहा है हमारे डेटा पे। बेस्ट परफॉर्मेंस मींस उसकी किसकी प्रेडिक्शन सबसे अच्छी है, कि किसमें एरर सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। सो वंस वी चूज़ अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उसको व्हाट वी कॉल, वी विल एक्चुअली डिप्लॉय इट, यानी हम उसको, जो हमारा सिस्टम, जो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम चल रहा है, हम उसको क्या करते हैं, उसको सिस्टम में डिप्लॉय करते हैं, हम उसको ओवरऑल सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। डिप्लॉय मीन्स कि हम उसको अपनी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल हिस्सा बना सकते हैं, अपनी ऐप का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि वो हमारे जो एक ओवरऑल जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसमें वो इंटीग्रेट हो जाए। समझ लगी इस बात की? और लास्ट जो इसमें स्टेप होता है, वंस वी डिप्लॉय, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और मॉनिटरिंग एंड फीडबैक के, यानी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो ऊपर स्टेप 3 में टेस्ट डेटा में तो रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, बट जब आप डिप्लॉय करते हैं ना, जब वो रियल एक्सपोज होता है दुनिया से, तो हो सकता है उस वक्त हमारी प्रोडिक्शन फिर से गलत आना शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, दोबारा उससे फीडबैक लेते हैं, दोबारा इस सिस्टम इसको फिर साइकिल को रिपीट करते हैं। सो ये सारे स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग के, 7 स्टेप्स हैं। सो लेट मी जस्ट रिपीट एज वेल। डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक कर रहे हैं। सो मैं दोबारा बताता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज विल इम्पोर्ट रेलेवेंट डेटा एंड विल इम्पोर्ट रेलेवेंट लाइब्रेरीज। सेकेंड स्टेप, हम उसको जितनी भी प्री प्रोसेसिंग है करेंगे, बहुत क्रूशल स्टेप है। अगर आपने यहाँ पर किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया है और किसी ऐसे डेटा को आगे जाने दिया है ट्रेनिंग में जो कि यूजलेस था या रेलेवेंट नहीं था या मसला कर सकता था, तो वाकई मसला करेगा। और फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में और टेस्ट में। ठीक हो गया? और फिर आप क्या करते हैं, अप्लाई वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, इसके आप आगे लिख लें, ऑन ट्रेनिंग डेटा। अप्लाई वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑन ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे हम उसको ट्रेन करते हैं, और कंपेयर हम किस पे करते हैं, कंपेयर वाया टेस्ट डेटा। और कंपेयर जो टेस्ट डेटा है वो अगेन टेस्ट से मुराद ये है कि वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, टेस्टिंग के लिए। तो अप्लाई वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑन ट्रेनिंग डेटा, और टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए फिर हम टेस्ट डेटा यूज़ करते हैं, और उससे चूज़ बेस्ट, नहीं मैंने लिखा, एंड चूज़ द बेस्ट एल्गोरिदम्स। और द बेस्ट मीन्स, अगर मैं बेस्ट को डिफाइन करना चाहूँ तो बेस्ट मीन्स मोर एक्यूरेसी या मोस्ट एक्यूरेसी, जिसमें एक्यूरेट सबसे रिजल्ट हों, और लीस्ट एरर, या जिसमें एरर सबसे कम हो प्रेडिक्शन में, तो वो बेस्ट होगा बेसिकली। और नेक्स्ट हम उसको डिप्लॉय करते हैं अपने सिस्टम्स में, और फिर हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। डिप्लॉयमेंट मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा। डिप्लॉयमेंट इटसेल्फ ये डेवऑप्स में या मशीन लर्निंग ऑप्स में ये पूरा एक सब्जेक्ट है। आई डोंट नो आपको नेक्स्ट क्लास में ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन काम, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, ना मैं सिखा सकता हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट साइंस, इसके पूरा कोर्स चाहिए। अगेन ये हर एक के लिए डिफरेंट होती है, वेब पे डिफरेंट डिप्लॉयमेंट होती है, ऐप्स पे डिफरेंट होगी, अगेन एप्पल पे डिफरेंट होगी उस पर, तो ये इसके अपने टूल्स हैं। बट यहाँ तक जो है मैं आपको बेसिक ये आपको दिखा दूंगा, एक आधे भी मैंने किया हुआ है, बट मैं आपको जो है स्टेप 5 तक बेसिकली करवाऊंगा। समझ लगी इस बात की? यहाँ तक कोई बज़ाहिर कोई अगर यानी आपको कोई इशू है तो आस्क मी। बस यही 6-7 स्टेप्स हैं, तो इन्हीं को मैंने बेसिकली, आई डोंट नो इस पिक्चर में भी लिखा हुआ है, किधर की पिक्चर मैंने शायद बंद कर दी है। सो दिस इज इन जनरल द मशीन लर्निंग प्रोसेस। सो यू गेट डेटा, यू प्री प्रोसेस इट, यू स्प्लिट इट, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में, you apply the algorithms, you get best algorithm, and then you deploy and monitor। समझ लगी इस बात की? तो थ्रू आउट जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली हमारा ज़्यादा टाइम, ये गेट डेटा ये आसान है। जो CSV जिन लोगों ने पीछे पांडास में पढ़ा हुआ है, आप CSV फाइल इंपोर्ट कर लो, आप SQL फाइल इंपोर्ट कर लो, ये आसान है, ये 1-2 लाइनों में आप सीखते होगे। प्री प्रोसेसिंग, इस पर मैंने आप पे लास्ट जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे इस पर काम करवाया हुआ है। ग्राफ्स बनाएं, आउटलायर्स डिटेक्ट करें, ब्ला ब्ला के हम इस पर काम करेंगे। जो हमारा ये भी वन टाइम जॉब है, स्प्लिट डेटा,
80-20 में स्प्लिट कर ले। मेन हमारे ज़्यादा फोकस होगा अप्लाई, यहाँ पे आती है स्टैट भी आती है बेसिकली और कोडिंग भी आती है। कोडिंग आसान है और कोडिंग अगेन आप लोग अक्सर पेपर ओपन बुक्स होंगे तो यू कैन कॉपी पेस्ट द कोड, बट द गुड थिंग इज़ कि जो बेहतर जो मैं चाहूँगा कि आपको जो इसके अंडरलाइन स्टेटिस्टिक्स है तो आपको आनी चाहिए। कोडिंग इतना मसला नहीं है, मीन्स प्रैक्टिकली भी जॉब पे गूगल खोलो, कॉपी पेस्ट कर लो या चैट जीपीटी से लिखवा लो, लिख देगा। सो बट द बेटर थिंग इज़ कि आपको जो इसके नीचे वाली चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका मेन लर्निंग कर्व है यहाँ पे। बेस्ट एल्गोरिथम चूज़ करें, डिप्लॉय करें, मॉनिटर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आस्क मी। डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन? जी स्कोर्स नहीं पता क्या होता है, इसको हम करेंगे। जी स्कोर इज़ यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। डेटा सेट मैंने आप लोगों को दे दिया है, एक आप अपना खुद से चूज़ करें। ये 2 डेटा सेट्स जो है ना ये आपके पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए। इन पे हम कोड्स वगैरह को रन करेंगे। सो लेट मी शो यू ब्रीफली, देन आई विल वाइंड इट अप। ये एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट हुआ है और मैं इसी को ही बेसिकली रिपीट करूँगा। सो दिस इज द लुक एट, दिस इज द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, मीन्स इसमें मैंने क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। सो ये दिस इज स्टेप 1। मैंने स्टेप 1 पे क्या किया हुआ है, जो मुझे रेलिवेंट लाइब्रेरीज चाहिए उनको मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। आपको इंपोर्ट की, जो जिन लोगों को नहीं पता ये हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपको इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता जब इस पर। तो ये स्टेप 1 है और ये मैंने यहाँ पर उस डेटा को भी इंपोर्ट किया हुआ है। दिस इज द स्टेप 1 कि मैंने ये डेटा CSV फॉर्मेट में था वो एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे आ गया हुआ है। सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, यानी डेटा में जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, जितनी नल वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉप कर रहा हूँ, जो रीनेम कर रहा हूँ। तो मैंने डेटा को यहाँ पर क्या किया है, ये सारा, और आप इसमें देखेंगे कि मैंने ये बहुत सारे इस तरह से इस प्लॉट को क्या कहते हैं, बॉक्स प्लॉट बनाया है कि मेरे पास डेटा में कोई आउटलायर तो नहीं है। अगर आउटलायर है तो मैं उसको निकाल दूँ, तो मेक सेंस ऑफ द डेटा, अंडरस्टैंड द डेटा। तो ये मैंने सारा वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या प्री प्रोसेसिंग की हुई है। फिर थर्ड स्टेज में मैंने ये भी एक बॉक्स प्लॉट्स वगैरह ये हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और फिर थर्ड स्टेज पे मैंने क्या किया है, वही स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी प्री प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ये हम करेंगे जी स्कोर्स जिससे हम कहते हैं, क्रॉस वैलिडेशन, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर मैंने इसको क्या किया हुआ है, वो स्प्लिट कर दिया हुआ है। आई डोंट नो आपसे पढ़ा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट का वर्ड लिखा हुआ है, ये हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे फिर मैंने ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई किए हैं। तो मैंने बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक ही डेटा पे मैंने, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू हियर, ये डिफरेंट तरह से हुआ है। सो एक ही डेटा पे मैंने ये, आई डोंट नो, आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया उसी डेटा पे, जिसे मैंने कहा ना अप्लाई वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है और मैंने ये अगेन उसका ये वो मेजरमेंट की हुई है उसकी। फिर मैंने दोबारा उसी डेटा पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये डिसीजन ट्रीज एक एल्गोरिदम है, ये अप्लाई किया हुआ है। या आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि सेम डेटा पे मैंने मल्टीपल एल्गोरिदम्स है, ये डिसीजन ट्री एक बना हुआ है, ये हम बनाएंगे। फिर हमने सेम उसी डेटा पे मैंने क्या किया हुआ है, रैंडम फॉरेस्ट एक और एल्गोरिदम है अप्लाई किया हुआ है, और स्पोर्ट वेक्टर मशीन ये एक और एल्गोरिदम है, उसको अप्लाई किया हुआ है। इस तरह से ये एक और एल्गोरिदम है कि तो एक ही डेटा सेट पर मल्टीपल अप्लाई करते हो और इवेंचुअली होता क्या है, हम मॉडल्स का फिर कंपैरिजन करते हैं कि जो मैंने मल्टीपल एल्गोरिदम्स को अप्लाई किया विच वन इज़ द बेस्ट। और अगर आप यहाँ पे देखिए, पता नहीं आपसे पढ़ा जा रहा है कि नहीं, ये एक्यूरेसी स्कोर लिस्ट है कि यानी किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, आई डोंट नो यहाँ पे ग्राफ्स भी बने होंगे यकीनन, जो कि नहीं बने हुए, मैं उनमें से जो बेस्ट वाला होता है ना उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ कि विच वन इज़ द बेस्ट, और वो उसके कंपैरिजन के डिफरेंट मेथड्स हैं। डिड यू गाइस गेट दैट द ओवरऑल व्यू? तो यही बेसिकली हमारा ओवरऑल इस सारे प्रोजेक्ट में लर्निंग होगी। बट ये एक फ्रंट एंड है, अगेन कोडिंग, ये बेसिकली वो कंपैरिजन मेरे ख्याल में मैंने किया नहीं, फॉर्चुनेट कुछ और है। ये बेसिकली क्या है, ओवरऑल एक आपके प्रोजेक्ट का व्यू है कि दिस इज व्हाट इज मशीन लर्निंग। डिड यू गाइस गेट दैट? और इवेंचुअली होता है कि जो बेस्ट वाला होता है उसको हम फिर आगे अपने सिस्टम्स पर डिप्लॉय करते हैं। एनी क्वेश्चंस? अच्छा ठीक है, एक दैट्स ऑल फॉर टुडे।